ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत। हम जैसा कि पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान। कहने का तात्पर्य कि जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। तो जैसा कि देखा जाए तो विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि आज भी यह पहली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इस जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए और इस जनसंख्या विस्फोट से जो पैदा हो रही त्रासदी है या जो समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान करना या कहें कि जनसंख्या को नियंत्रण करना ही इस जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के समाधान तभी किया जा सकता है जब हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सके। और इसमें देखा जाए तो यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या विशेषज्ञों की एक ऐसी संस्था बनाई जिसने जनसंख्या के सभी पक्षों के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन के बाद जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए देखा जाए तो निम्नलिखित बातें बताई गई हैं, जिसमें पहला पॉइंट है भूमि उपयोग। पहला इसमें नंबर है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग कहने का तात्पर्य कि जो जनसंख्या है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ हमें अपने यहाँ भूमि का उपयोग, भूमि को हम किस प्रकार से उपयोग करें। बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो भी किसान हैं वे बड़े पैमाने पर जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। तो हमें इन रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करके उसके साथ साथ जो है जैव तंत्र, जो जैविक खाद है, उसके द्वारा हमें फसलों का उत्पादन करना चाहिए। जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाएं हैं, इनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जैविक जो खाद है, उस जैविक खाद का उपयोग करके कृषि के अंतर्गत फसलों का हमें उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि जो प्रदूषण है, जो भूमि प्रदूषण है, उसको नियंत्रित किया जा सके। और इस भूमि प्रदूषण के नियंत्रण करने के बाद देखा जाएगा तो हम जनसंख्या वृद्धि को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला समाधान बताया यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों ने कि हमें भूमि का उपयोग कैसे करना है। दूसरा है आर्थिक संसाधन। दूसरा आर्थिक संसाधन। अब इस आर्थिक संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ मिट्टी है, खनिज है, वन है, जल संसाधन है, उसके साथ साथ पशु आदि के लिए जो इनका हम बड़े पैमाने पर दोहन करते हैं, या कहें कि विज्ञान और तकनीकी क्षमता का स्तर का पूरा ध्यान रखते हुए देखा जाए तो हमें एक योजनाबद्ध तरीके से इन आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और जिससे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। तो ये आर्थिक संसाधन के अंतर्गत। तीसरा है औद्योगिकरण। तीसरा औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जिन देशों में या विश्व के उन देशों में जहां बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे या कल कारखाने स्थापित नहीं है,
उन देशों में कल कारखाने या उद्योग धंधों को लगाया जाए और उसके साथ साथ अधिकतर छोटे या घरेलू या छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें आता है कुटीर उद्योग और छोटे घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सबको प्रोत्साहन दिया जा सके, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये औद्योगिकरण, यहाँ औद्योगिकरण का तात्पर्य यह है कि हमें जिन देशों में बड़े पैमाने पर छोटे या बड़े उद्योग धंधे या कल कारखाने स्थापित नहीं है, उन देशों में भी जो है छोटे बड़े उद्योग लगाए जाएं और छोटे बड़े उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योग और सीमांत उद्योग, उसके साथ साथ कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट जो है वो है परिवहन एवं संचार। चौथा, परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार का विकास। तो कहने का तात्पर्य कि परिवहन एवं संचार का विकास, बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनमें हमें अपने देशों के साथ साथ अन्य देशों में जहां पर आने जाने के लिए संसाधन नहीं है और समाज का जो विकास है वह परिवहन के माध्यम से, चाहे स्थल मार्ग हो या जल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, इन सब का बड़े पैमाने पर देखा जाए तो परिवहन और संचार जो आज आप देख रहे हैं, संचार के क्षेत्र में जो इंटरनेट का जो कार्य है, खास करके टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, छोटे बड़े कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से जो भी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है, तो इन परिवहन और संचार के साधनों का हमें विकास करना है, जिससे कि जो समस्याएं हैं जनसंख्या वृद्धि से, उन समस्याओं का समाधान नितांत हो सके या इस समस्या का समाधान बड़े आसानी के साथ हो सके। तो हमें परिवहन एवं संचार का बड़े पैमाने पर विकास करना चाहिए। उसके बाद है पांचवा, अंतर्देशीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना। तो जो अंतर्देशीय व्यापार है, अंतर्देशीय का तात्पर्य कि अपने देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य जो अंतर्देशीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसको बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके, जिससे जनसंख्या, जो विश्व में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इस जनसंख्या के बढ़ने से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। छठा है कि नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े महानगरों का विकास करना चाहिए। तो छात्रों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में छोटे बड़े बहुत से महानगर स्थापित हो चुके हैं, तो नगरीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व में चल रही है। छोटे बड़े जो नगर, उद्योग धंधे, कल कारखाने इन बड़े बड़े महानगरों में ही स्थापित होते हैं, जहां बड़े पैमाने पर आम जनता को अपनी जीविका चलाने के लिए जो है
या भरण पोषण के लिए कल कारखानों में कार्य करने का मौका मिलता है, जिससे वे अपना और अपने परिवार का बड़े पैमाने पर भरण पोषण करते हैं। सातवां है देरी से विवाह करना। देरी से विवाह करना का तात्पर्य हम देखेंगे कि देरी से विवाह का तात्पर्य है कि जो विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, देरी से विवाह करना, तो कहने का तात्पर्य कि जो देरी से विवाह का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जैसा कि भारत सरकार ने एक विवाह की आयु निर्धारित की थी कि स्त्रियों का उम्र जो है, औरतों का उम्र 18 वर्ष और पुरुषों का उम्र 21 वर्ष हो तो वे विवाह के योग्य हैं। लेकिन अब यहाँ जो वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की गति से बढ़ रही है, उससे उत्पन्न जो समस्या है, जनसंख्या को हम किस प्रकार नियंत्रित करें, उसके लिए हमें देरी से विवाह करना चाहिए। सरकार को, हमारे यहाँ भारत सरकार को भी और विश्व की अन्य जो देश हैं उन देशों में भी वहां की सरकारों को विवाह की जो आयु है उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए। जैसे स्त्रियों की आयु को 20 वर्ष और पुरुषों की 25 वर्ष की आयु निर्धारित करनी चाहिए। अगर हम देरी से विवाह करते हैं तो थोड़ी सी संतान उत्पत्ति जो है या जो बच्चों की संख्या उसमें कमी की जा सकती है। उसके बाद है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना। तो ये जो आप देख रहे हैं करीब करीब 8वां पॉइंट है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। कहने का तात्पर्य कि जो विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए देखा जाए तो बड़े पैमाने पर विश्व में और हमारे देश में भी शिक्षा का हमें व्यापक प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा है और प्रौढ़ शिक्षा है, महिला शिक्षा है, कहने का तात्पर्य कि सरकारों को शिक्षा के लिए जो अपने देश की जनता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक स्तर से लेके जूनियर स्तर से लेके इंटर तक और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को मुफ्त शिक्षा घोषित कर देना चाहिए, जिससे आम जनता अधिक से अधिक शिक्षा को अर्जित कर सके। क्योंकि ऐसी समस्याएं हमारे देश में है कि बहुत से व्यक्ति या आम जनता के रूप में जो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, धन के अभाव में वह शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रचार और प्रसार करे, जिससे कि आम जनता शिक्षित हो और जितनी ही जनसंख्या शिक्षित होगी, साक्षर होगी, वह बड़े पैमाने पर जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। इन सभी पॉइंटों में देखा जाए तो शिक्षा का प्रचार और जो प्रसार है यह बड़े पैमाने पर जनसंख्या को नियंत्रित करने का यह सबसे बड़ा साधन माना जाता है। क्योंकि जितनी ही अधिक जनसंख्या जागरूक होगी वह अपने संतान उत्पत्ति कम करेगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे जो व्यक्ति शिक्षित या साक्षर होते हैं, या डॉक्टर या वकील या अध्यापक या बड़े इंजीनियर जो होते हैं, उनको आप देखेंगे उनकी संतानें 1 या 2 ही होती हैं। कहने का तात्पर्य कि वे जनसंख्या को नियंत्रित करने में शिक्षा की जो भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। प्रवास या विदेश गमन। प्रवास
प्रवास या विदेश गमन। तो कहने का तात्पर्य कि प्रवास या विदेश गमन, तो जो हमारे देश में या विश्व स्तर पर जहां भी जनसंख्या अधिक है उन क्षेत्रों की लोग दूसरे देशों में प्रसार करें या दूसरे देशों में जाएं। प्रवास का तात्पर्य होता है कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में या विदेश गमन, दूसरे देशों में हम जाएं और वहां बस जाएं। जैसा आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश के, भारत के नागरिक होते हुए भी वे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस इन सब देशों में जाकर बस गए। तो ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर अन्य विदेश या दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रवास या विदेश गमन के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उसके समाधान में यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और आगे है आखिरी पॉइंट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के बारे में आप सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हम देखें तो परिवार नियोजन यह विश्व में जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। परिवार नियोजन कहने का तात्पर्य कि बड़े पैमाने पर प्रत्येक देश की जो कार्य क्षमता है या आर्थिक क्षमता अनुसार वहाँ की जनसंख्या होनी चाहिए और परिवारों में संतानों की जो संख्या है प्रति परिवार एक या दो, एक परिवार में एक या दो ही बच्चे होने चाहिए। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को हर एक युवा दंपति को अपनाना चाहिए या हर एक माता पिता या कहें परिवार में जो भी युवा दंपति हैं उनको परिवार नियोजन के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार या भारत सरकार के अनुसार परिवार नियोजन के जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। और परिवार नियोजन का तात्पर्य होता है कि कम से कम हम परिवार अपने पास रखे। कहने का तात्पर्य कि अगर हम परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को देखते हैं और इसमें परिवार नियोजन के अंतर्गत गर्भ निरोधक जो दवाएं हैं और गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध और छोटे छोटे ऑपरेशनों से यह निश्चित किया जाता है कि ये निरंतर समय पर ही अपनाए जाए, क्योंकि परिवार नियोजन एक ऐसा अस्थायी समाधान है जिससे कम से कम जनसंख्या उत्पन्न होती है। तो ये जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है परिवार नियोजन। तो अगर हम परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाते हैं या परिवार नियोजन के अंतर्गत जो भी चीजें लागू की गई हैं अगर उनको हम यथार्थ मानते हैं तो हमारे देश में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और देखा जाए तो आगे जो पॉइंट्स आते हैं अब आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं इन घटकों में देखा जाए तो जनसंख्या में बड़े पैमाने पर परिवर्तन जो आना वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, इसको काफी हद तक रोका नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य की जनसंख्या में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है और जनसंख्या परिवर्तन के जिन 3 घटकों का योगदान माना जाता है वे निम्नलिखित हैं। जैसे पहला आता है जन्म दर। फर्स्ट है जन्म दर। ठीक, तो जन्म दर किस प्रकार से
किसे कहेंगे हम? तो बड़े पैमाने पर आप देखते हैं कि जन्म दर 1 वर्ष की अवधि में, मतलब पूरे 1 वर्ष के समय में देखा जाए तो प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जो है जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि जन्म दर 1 वर्ष की अवधि में 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को जो है जन्म दर माना जाता है। ये जन्म दर है। दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर, और उसके बाद प्रवास। तो यहाँ जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है इसमें जन्म दर पहला। तो जन्म दर के बारे में जो बातें हैं कि जनसंख्या का जो परिवर्तन होना स्वाभाविक है, और अगर हम देखें तो 1 वर्ष की अवधि में माना जाता है 1 वर्ष में 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इट इज क्लियर। ये जन्म दर हुआ। इसमें जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र के वर्ष में दिया गया मध्य जनसंख्या गुणे 100। तो इसके अनुसार जन्म दर को निकाला जाता है। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर, अब यहाँ मृत्यु दर का तात्पर्य ये लगाया जाता है कि 1 वर्ष की अवधि में 1000 स्त्रियों के द्वारा या 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की कुल संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि 1 वर्ष की अवधि में, मतलब पूरे 1 वर्ष की अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। अब उसके बाद आता है इसमें कि मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 100। ये इसका सूत्र है मृत्यु दर निकालने का। उसके बाद तीसरा आता है प्रवास। तीसरा पॉइंट है प्रवास। प्रवास का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त देखा जाए तो प्रवास भी जनसंख्या में परिवर्तन लाने वाला एक घटक माना जाता है, और लोगों को अपने उद्गम स्थान से, कहने का तात्पर्य कि प्रवास का तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने जन्म स्थान से लेकर देखा जाए तो लोगों को अपने उद्गम स्थान या जन्म स्थान से लेकर गंतव्य स्थान पर जाकर बस जाना ही देखा जाए तो जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। और इस प्रकार उद्गम स्थान का तात्पर्य कि व्यक्ति का जहाँ जन्म हुआ है या निवास स्थान जहाँ व्यक्ति जन्म लिया है तो उस स्थान पर जनसंख्या कम हो जाएगी, और व्यक्ति जहाँ प्रवास करता है, जहाँ किसी दूसरे देशों में जाकर बस जाता तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। यही माना जाता है जनसंख्या प्रवास मानव। इस प्रकार उद्गम स्थान पर जनसंख्या घट जाएगी और गंतव्य स्थान पर जहाँ व्यक्ति जाकर बसता है वहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या प्रवास मानव और संसाधन के मध्य उचित संतुलन बनाने वाला एक स्वतः स्फूर्ति प्रयास कहा जाता है। और प्रवास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। प्रवास को हम देखें तो प्रवास जो है 3 प्रकार के माने जाते हैं। प्रवास के 3 प्रकार। 3 प्रकारों में पहला है फर्स्ट, यहाँ करिए
प्रवास के तीन प्रकार। क है अस्थायी प्रवास, ख है अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। अस्थायी प्रवास और ग है मौसमी। मौसमी प्रवास यही है प्रवास के अंतर्गत इसके तीन प्रकार माने गए हैं। एक अस्थायी प्रवास, अस्थायी का तात्पर्य कि व्यक्ति जहाँ नियमित रूप से बस जाता है, अस्थायी रूप से वहाँ रहने लगता है, उसको हम अस्थायी प्रवास कहते हैं। अस्थायी प्रवास का तात्पर्य कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं 2 साल 4 साल के लिए चला जाता है तो वह अस्थायी प्रवास कराता है, फिर वापस वो अपने अस्थायी प्रवास करा जाता है। मौसमी प्रवास का तात्पर्य होता है कि समय अनुसार कहीं हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए चले जाते हैं तो यह मौसमी प्रवास कराता है, क्योंकि मौसम के अनुसार हम 4 महीने के लिए दूसरे प्रांतों में निवास करने जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है मौसमी प्रवास कहलाती है, क्योंकि 4 से 6 महीने के बीच में ही व्यक्ति निवास करता है, फिर वापस वह अपने अस्थायी प्रवास पर वापस चला आता है। यही प्रवास के 3 मुख्य प्रकार माने गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया